हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एक्चुअली फर्स्ट लॉ सिंपली जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, but can change itself from one form to another. So first law of thermodynamics extends this law so as to include the heat energy and internal energy of a system. हमने heat energy और internal energy के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करके हम इसमें लॉ एक्सप्लेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लीजिए हमारे पास कोई इसी तरह से, जैसे हमने वर्क के केस में कंसीडर किया था, एक सिलेंडर है हमारे पास। इस सिलेंडर पे यहाँ पे पिस्टन फिटेड है जो कि वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो मान लीजिए फर्स्ट केस में हमारे पास पिस्टन की पोजीशन यहाँ पे थी ए पे, और ए पोजीशन पे मान लीजिए प्रेशर पी और वॉल्यूम वी था, जैसे हमने वर्क के केस में भी डिस्कस किया था हमारे सेकंड जो लेक्चर है उसमें। तो जैसे हम इस सिस्टम को, मान लीजिए हम इस सिस्टम को हीट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को। तो जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करने से ये जो पिस्टन है इसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ आ जाएगी बी पे। तो यहाँ पे प्रेशर पी और वॉल्यूम जो है वी प्लस डीवी, यानी कि इतना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया। कितना? डीवी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया सिस्टम का। पहले वी था, बाद में वी प्लस डीवी हो गया। और पिस्टन जितना मूव किया, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स है। तो ये हमने वर्क में भी डिस्कस किया था। जैसे ही हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने से ये जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। और हमने यहाँ डिस्कस किया था कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये जो पिस्टन है ये अपनी पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव कर गया, यानी कि सिस्टम वर्क कर रहा है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये हमने सब डिस्कस किया था। वर्क डन बाय अ सिस्टम कब होता है? जब इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम इस पिक्चर से बात करें तो एनर्जी डी क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम, द एनर्जी डी क्यू supplied to a system increases partially the internal energy of the system
हम इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय DU, और यही अमाउंट ऑफ हीट जो है इस सिस्टम की एक तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में काम आएगी, और दूसरा किस में काम आएगी, इस पिस्टन को मूव करने में यानी कि वर्क में काम आएगी। तो इसके अलावा एंड द रेस्ट इज स्पेंड इन डूइंग वर्क on the environment। और इस वर्क को हम DW से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट वेरिएबल है, यानी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो it would not depend upon the path taken by the gas to go from one state to other. However, dq and dw taken individually will in general depends upon the path taken to go from initial state to final state. So अगर हम combination देखें dq minus dw which is equal to du, जो है वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ टेकन बाय द सिस्टम टू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो इस इक्वेशन से अगर हम इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसी इक्वेशन में से अगर हम मान लीजिए हमारे पास dw जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इज इक्वल टू p इंटू डी। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं dq is equal to du plus p dv. So this equation can be written as p dv. तो इसी तरह से अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, definition of internal energy. From the first law of thermodynamics, तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं du is equal to dq minus dw. तो दिस इज internal energy in terms of first law of thermodynamics. The change in internal energy of a system is defined as the difference between the heat added to the system or taken from the system and the work done by the system or work done on the system. तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, change in internal energy of a system is
is defined as the difference between the heat added, यानी कि कितनी हीट सप्लाई की गई सिस्टम को, added to the system, और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में जाता है तो टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमने लास्ट टॉपिक में इंटरनल एनर्जी के केस में जो है वो डिस्कस किया हुआ सब कुछ। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसी तरह से ये इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन ये भी बन जाती है, अगर हम पीडीवी की टर्म में लिखते हैं तो here dq is equal to du प्लस pdv। जैसे अभी हमने फर्स्ट लॉ की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ली, तो अगर हम यहां से du की वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगी हमारे पास dq माइनस pdv। इट इज आल्सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां पे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे, इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम नहीं कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा यू ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि पहले अगर हीट दी है या हीट एक्सट्रैक्ट की है सिस्टम में से, वर्क हुआ है सिस्टम द्वारा या वर्क सिस्टम के ऊपर हुआ है, तो इस पे डिपेंड करती है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बात करें, isolated system means no heat is either added into the system or transferred to its surrounding, यानी कि Q is equal to 0 that case में, तो no work is done on the system or by the system as Q is equal to 0, so W is equal to 0। तो यहां से हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल और फाइनल जो एनर्जी है वो क्या होगी हमारे पास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस केस में हमारे पास जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये था हमारे पास इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसी तरह से अगर हम बात करें साइन कन्वेंशंस की, तो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, अगर हम यहाँ पे सेम वही वाली डायग्राम डिस्कस करें, पहले पिस्टन की पोजीशन यहाँ, फिर पिस्टन की पोजीशन यहाँ, दिस इज ए, दिस इज बी पॉइंट, यहाँ पे P एंड V, यहाँ पे P V प्लस
dV, और ये हमारे पास dx। और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सिलेंडर जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम साइन कन्वेंशंस की बात करें, साइन कन्वेंशन, तो द सिस्टम ऑफ टेकिंग प्लस और माइनस साइन विद द थ्री क्वांटिटीज इन्वॉल्व, जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, यानी कि जब हम सिस्टम को हीट जो है वो सप्लाई करते हैं, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट मान लीजिए हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, dq is taken as positive. When heat is supplied to the system, तो dq जो है हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह से अगर हीट जो है ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, एक ये पॉइंट हो गया, व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, तो यहाँ पे डी क्यू जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, व्हेन गैस एक्सपेंड्स, यानी कि जब वॉल्यूम जो है V से V प्लस dV पहुंच गया, वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंशन हुई इसमें, व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स, व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स, तो हम कहते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम और गैस। तो यहाँ पे dw जो है वो हम पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह से जब गैस कंप्रेस होती है, व्हेन अ गैस इज कंप्रेसेस, कंप्रेस्ड, यानी कि पिस्टन जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, यानी कि वॉल्यूम जो है वो V प्लस dV से अगेन V पे आ गया। तो इस केस में हमारे पास वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये एरो इस तरफ शो हो रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो उस केस में dw जो है वो हम लेंगे नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर ऑफ गैस की, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे du इज टेकन एज पॉजिटिव, du is taken as
पॉजिटिव, यानी कि डी यू पॉजिटिव होगा इस केस में। इसी तरह से अगर टेम्परेचर जो है गैस का डिक्रीज होता है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो डी यू जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी सिस्टम की। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव लेंगे हम। तो यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग हम कुछ जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज अप्लाइज टू, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एवरी प्रोसेस इन नेचर उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई होती है। इसी तरह से फर्स्ट लॉ अप्लाइज इक्वली टू all the three phases of matter, that is solid, liquid and gas, applicable for, अगर हम बात करें solid, liquid and gas। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जब हम अप्लाई करते हैं तो डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू जो हम यूज करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला अभी हमने बनाया था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, या डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज वर्क, तो वर्क भी जो है वो एनर्जी, यानी कि इन तीनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। या तो अगर हम जाउल में बात करते हैं तो जाउल में, अगर हम कैलोरी में बात करते हैं तो कैलोरी में। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो डी क्यू डी यू एंड डी डब्ल्यू आर एक्सप्रेस्ड इधर इन जाउल और इन कैलोरी, ये तीनों क्वांटिटीज जो है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर यूज करता है, इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को इंट्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स introduces the concept of internal energy। इसी तरह से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी लर्न दैट इट इज इम्पॉसिबल to get work from any machine without giving an equivalent amount of energy to the machine। तो अगर हम यहां से डिस्कस करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ, it is impossible to get work from any machine
without giving an equivalent amount of energy to the machine. यानी कि किसी भी मशीन से हम बिना इनपुट दिए उससे आउटपुट जो है वो नहीं ले सकते। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एस्टेब्लिशेस द essential equivalence between work and heat, as according to this law internal energy of a system can be increased either by supplying heat to it or by doing work on the system or both। ये तो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। तो नाउ applications of first law of thermodynamics। applications, अगेन हमने फॉर्मूला यूज किया डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस, अब हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। डी यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो हुआ तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास डी क्यू जो है वो वर्क के बराबर आ जाएगा, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हम कहेंगे is equal to, यानी कि heat supplied in an isothermal process is used entirely to do work against the external surrounding। यानी कि पिस्टन को मूव करने में सारी की सारी एनर्जी जो है वो समझ लीजिए सारी की सारी एनर्जी इस पिस्टन को मूव करने में खर्च हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो क्या रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होगी सिस्टम की। तो इंटरनल एनर्जी शैल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज डी यू इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बताता है कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस में काम आएगी, टू डू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। इसी तरह से अगर हम आइसोथर्मल के बाद बात करें एडियाबैटिक की, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं नो हीट एनर्जी एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इन दिस, यानी कि डी क्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो अगर डी क्यू जीरो होगा तो अगेन फ्रॉम दिस इक्वेशन यहां पे हमारे पास डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू आ जाएगा, यानी कि व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली अगर कोई गैस एक्सपैंड करती है
तो dw जो है वो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, देयरफॉर du मस्ट बी negative, that is internal energy of the system would decrease and the gas will be cooled. इस केस में हमें हमारे पास एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम would decrease and the gas will be cooled, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, यानी कि गैस जो है वो कूल हो रही है। तो इसी तरह से रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, the reverse is also true. अगेन हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमने अभी देखा dw इज इक्वल टू pdv, यानी कि ये 0 होगा, क्योंकि d ये जो है हमारे पास 0 है, कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 है। तो ये यहाँ पे हमारे पास dw क्या आ जाएगा, 0। अगर dw हमारे पास 0 है तो अगेन dq इज इक्वल टू du, यानी कि इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होगा तो हीट एनर्जी जो है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एंड ये हमारे पास होगा dq इज इक्वल टू dw। इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में भी हमने देखा था, साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें मान लीजिए पिस्टन यहां तक मूव किया, दोबारा यहां जाने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर एनी नंबर ऑफ चेंजेस। तो इस केस में जो नो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम वुड चेंज, यानी कि du जो होगा वो 0 होगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq is equal to du plus dw, यानी कि ये 0 हो गया, तो dq is equal to dw हो गया हमारे पास इस केस में। तो नेट वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस एग्जैक्टली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड। इसी तरह से हमारे पास आ गया मेल्टिंग प्रोसेस। तो व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, विच कैन बी जो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ। मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पे
सॉलिड है जिसका मास जो है वो मान लीजिए m है, और L जो है वो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ द सॉलिड। तो अगर हम मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट इसको दें तो ये क्या होगा, मेल्ट होके लिक्विड में एक्सचेंज हो जाएगा। अगर हम इसको डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके किस में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो डी क्यू होगा वो m इंटू एल के बराबर होगा। तो when a system melts, the change in its volume is very small। जब ये मेल्ट होता है तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज आ जाता है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, और इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम डी डब्ल्यू की बात करें तो वो पी डी वी होता है। तो when solid melts, तो डी वी जो है वो नेग्लिजिबल यानी कि 0 के बराबर होगा। तो उस केस में हमारे पास डी डब्ल्यू जो है वो हो गया 0, क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। अगर डी वी 0 है तो हमारे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इस केस में हमारे पास डी क्यू जो एम एल के बराबर है और ये हमारे पास 0 है, तो डी यू जो है वो हो गया स्मॉल m इंटू एल। यानी कि internal energy during the melting process increases by small m into L। Increase in internal energy during melting process is at constant temperature। अगर हम इसकी बात करें तो it must be due to increase in internal potential energy। जो हम इसकी बात करें तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस केस में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसी तरह से बॉइलिंग प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज करके वी कैन कैलकुलेट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, क्योंकि लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होता है। तो इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है जिसका मान लीजिए जो मास है m है at its boiling point, at its boiling point, और मान लीजिए v1 जो है इसका वॉल्यूम है लिक्विड का, तो p इसका प्रेशर है। जब हम इसको बॉईल करते हैं तो मान लीजिए V2 जो है वॉल्यूम ऑफ द सेम लिक्विड इन द वेपर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ सेम लिक्विड इन द वेपर फॉर्म अंडर द सेम प्रेशर P, और L जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। तो उस केस में वर्क डन इन एक्सपेंशन अगेन
dw is equal to p dv is equal to p, वॉल्यूम जो है कितना चेंज हुआ, V2 यहाँ था, V1 यहाँ था, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी कि V2 माइनस V1. तो अगेन हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द लिक्विड इन बॉइलिंग प्रोसेस, हीट एब्सॉर्ब्ड dq किसके बराबर होगी, m इंटू एल. तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, du प्लस dw इज इक्वल टू dq. तो यहां से हमारे पास अगर हम du देखें तो वो किसके बराबर होगा, dq माइनस dw. तो dq जो है हमारे पास ml है, dw जो है हमारे पास यहां से आ गया, तो यहां हमारे पास V2 माइनस V1. तो यहां अगर हम m की वैल्यू हमें पता हो, l की वैल्यू पता हो, p v1 v2, वी कैन कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी du ऑफ द लिक्विड. तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन द बॉइलिंग प्रोसेस जो हम पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से. This is again due to increase in internal potential energy. So this was all about first law of thermodynamics and applications, some applications of first law of thermodynamics. तो आज के लिए इतना ही. Thank you.